नमस्कार, आपका स्वागत है बात पच्चीसी में। तो बात पच्चीसी में हम एक गुजरे समय की ओर लौटते हैं, जहाँ पे देश में क्रांति की ज्वाला जल रही थी। नेपाल से लेकर के केरल तक करीब 200 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे रेड कॉरिडोर उन्हें कहा जाता था। और दुनिया भर के क्रांतिकारी वहाँ से जो है वो देश में एक अलग जगह रहे थे कि उन्हें क्रांति करनी है, देश को बदलना है, समाज को बदलना है, गरीबों का उत्थान होना चाहिए, वर्ग शत्रुओं का नाश होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए वो जो वहाँ पे दंडकारण्य और अलग इलाकों में जो माओइस्ट थे, जो कि क्रांतिकारी थे, उनको शहरों से बुद्धिजीवी और इन क्रांति की को समझने वाले, उसके इतिहास को और उसके भविष्य को समझने वाले उनको वहाँ पे एक पढ़ाई कराने के लिए या कि ट्रेनिंग देने के लिए, उनका ओरिएंटेशन कराने के लिए जाया करते थे। तो सौभाग्य से आज हमारे साथ हैं कलकत्ता के हमारे मित्र, और इन ट्रेनिंग प्रोग्रामों में एक समय पे बहुत ही तन्मयता से और बहुत ही शिद्दत से भाग लिए हुए श्री विजय शर्मा जी। विजय शर्मा जी, नमस्कार। आपका स्वागत है बात पच्चीसी में। तो विजय भाई, आप उस समय को फिर दोबारा से देखते हैं कि वो कौन सा कालखंड था। क्या हम 70 की बात कर रहे हैं, 80 या आगे की बात कर रहे हैं? उस समय आपकी रुचि क्यों हुई, और आपने जा कर के जब वो ट्रेनिंग दी, किन लोगों को ट्रेनिंग दी, वो किस तरह के लोग थे, पूरा परिदृश्य आप कैसे याद कर रहे हैं? आपका स्वागत है विजय भाई बात पच्चीसी में। नमस्कार। देखिए, ये फिलहाल मैं जिस घटना का जिक्र करूँगा, ये करीब 12-15 बरस पहले की घटना है। तो उस वक्त दंडकारण्य में एक एरिया होता था, जी। जो ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा या तेलंगाना का एक बॉर्डर, खम्मम जिला से उसकी शिनाख्त कर सकते हैं। खम्मम या भद्राचलम भी बहुत दूर नहीं है। तो वहाँ पर एक रक्तपात, ब्लड बाथ चल रहा था दोनों ही पक्षों से। सरकार ने भी कुछ कड़ी कार्रवाई करने का मन बनाया था, और जो उग्रवादी संगठन होते हैं उनका भी जानते हैं, वो तो सशस्त्र क्रांति वाले होते हैं। तो एक तीसरा पक्ष भी जो था, उनका कहना था कि इन दोनों के चपेट में साधारण आदमी या गांव के लोग भी जो है मारे जा रहे हैं। तो यह रक्तपात बंद होना चाहिए, और यह अगर किसी बड़े नगर में, महानगर में होता तो बड़ी बड़ी खबरें बनती। लेकिन चूंकि यह बिल्कुल ही एक मुरझाई सी, अंधेरी सी जगह है, तो लोगों का ध्यान यहाँ कम है। तो हमारे कुछ साथी थे जो हमारे साथ जल जंगल ज़मीन वगैरह करते थे, और कई तरह के आंदोलनों में हम लोग थे। तो उनके बुलावे पे हम लोग वहाँ गए थे। तो वहाँ की जो कुछ सारी मेरे ऑब्जर्वेशन कह लीजिए, तो बेसिकली नाम तो उस मिशन का पीस मार्च था। हम चाहते थे कि एक ऐसा डेडलॉक हुआ था जहाँ दोनों पक्षों में कोई बातचीत, संवाद बंद हो गया था, और इसमें दोनों के तरफ से ही थोड़ा हठवाद था। तो अक्सर समाज में ऐसे मौके आते हैं जहाँ किसी तीसरे को इंटरवीन करके दोनों को कम से कम, क्योंकि आखिर लोकतंत्र नहीं, एक सभ्य समाज में बातचीत के जरिए ही समस्या निकालने की एक हमारी कोशिश हमेशा रहती है। तो हम लोग वहाँ पहुँचे थे, और ये बिल्कुल राजामुंद्री से उतर के जाना पड़ता था 100-150 किलोमीटर। और जहाँ तक मुझे स्मरण है, उस जगह का नाम शायद कोंडा होता था। वह बिल्कुल एक बॉर्डर है, सबरी नदी है वहाँ, सबरी नदी। वहाँ पर एक हमारे मित्र थे जो एक आश्रम ऑलरेडी चलाते थे, गांधीयन आश्रम। लेकिन इस नामकरण का देखिए, चाहे गांधी आश्रम हो, चाहे वो किसी एनजीओ के छाया तले हो, वो रूरल डेवलपमेंट की बात होती है हर जगह। लोगों को रूढ़िग्रस्त जहाँ समाज है उनको, उनसे बाहर निकालना, महिलाओं की कुछ स्थिति में कुछ सुधार लाना, शिक्षा की बात करना, रोजगार सृजन करना, वही मूल देखिए ले दे करके वही 5-7 जो प्लैंक होते हैं। और कम से कम डेवलप्ड एरिया में तो फिर भी और भी कुछ चीज़ें जोड़ती चली जाती हैं। लेकिन जो बिल्कुल बेसिक एरिया है वहाँ के लिए तो ये
मूलभूत बातें हैं ही। तो आप जो ट्रेनिंग दे रहे थे और उसमें कुल मिला के जो उसका उद्देश्य ये शांति स्थापना का था, या जो जो क्रांतिकारी लोग थे उनको कोई दिशा से अगर वो भटक गए हैं तो उनकी दिशा सीधा करने का था, ये किस तरह का उद्देश्य था, कैसे वैसा? देखिए, क्रांतिकारी जो बाद में जा कर के एक शब्द थोड़ा सा प्रचलन में भी आया, जिसे अर्बन नक्सल कहते हैं, कहने लगे, जी। जो नॉर्मली शहरों से गए थे, जी। बल्कि शहरों से भी नहीं, शहर में भी वो उसको अर्बन न कह करके उसको कैंपस नक्सल कहिए। वो ये जो कैंपस बड़े, नक्सल, हाँ, हाँ, ये ज़्यादा सही बैठ रहा है ये जो शायद। बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, यहाँ हर जगह के बच्चे आते हैं, लेकिन उनको लोकल रिक्रूट चाहिए होते हैं। तो उनकी कोई समाज आर्थिक समझ या कोई मार्क्सवाद के बारे में जानकारी या कोई क्रांति, रूस और फ्रेंच क्रांति के बारे में कोई जानकारियाँ बहुत पुख्ता उनके पास नहीं होती हैं। वो एक कथा, किस्सा, कहानी, मुँह जुबानी सुन के वो लोग आते हैं। फिर कुछ लोग वहाँ डर और आतंक के चलते भी उनके साथ बिगाड़ नहीं करना चाहते हैं, शामिल हो जाते हैं। कुछ लोगों को एक इमीडिएट बेनिफिट भी मिलता है। कुछ लोगों की वहाँ चूँकि धाक हो जाती है कि भाई यहाँ पर ये अमुक दल के हैं, तो उनकी एक सामाजिक प्रतिष्ठा मतलब देखिए, अल्टीमेटली तो आप एक गांव में या एक मोहल्ले में या एक वार्ड में ही रहते हैं, तो कोई अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय किस्म की नहीं, लेकिन उस ज़िले में 4 लोग जानने लगते हैं कि भाई ये आदमी थोड़ा लड़ाका है, थोड़ा बहादुर है, या ये हथियार चलाना जानता है, या इसके पास हथियारों की आमद है। तो एक तरह की प्रतिष्ठा भी पिछड़े समाजों में इन बातों से बनती चली जाती है। जी। तो आज 2025 में आप समझिए, मेरे ख्याल में आपकी जो ये जो ट्रेनिंग करने गए थे वो करीब 30 साल पहले की बातचीत होगी या उसके आसपास की होगी? 20 साल पहले की। 20 साल पहले की बात है, यानी कि 2000 के शुरुआती दिनों की बात है। और आज 200 से ऊपर जो नक्सल क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र थे, वो घट करके कहते हैं 12-13 रह गए हैं। और अब उस समय के इस क्रांति के बहाव को और उसके उस समय की ऊर्जा को, उसके विश्वासों को जब हम आज देखते हैं कि सारी दुनिया बदल चुकी है, तो फिर आप अपनी एक्सरसाइज को और वहाँ जो लोग करवा रहे थे या जो बेचारे कर रहे थे उसको आप कैसे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं उसको, कि क्या वो पूरा का पूरा व्यर्थ लोगों का एक जीवन जा रहा था, एक भुलावे के अंदर, एक 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 भूल भुलैया में कुछ नारों की या कुछ ऐसी अवधारणाओं की जो कि कहीं आगे जाके साबित नहीं हुई, उसकी अंधी गली में चले गए? नहीं, देखिए, परिस्थितियां तो अच्छी नहीं थी, यह बात सही है जी। हालांकि अच्छा बुरा का भी एक कोई रेफरेंस पॉइंट होता है। तो वैसे तो आप किसी भी चीज़ को यूरोपियन या अमेरिकन स्टैंडर्ड से मापिएगा तो हिंदुस्तान की सब चीज़ें ही कमज़ोर नज़र आएंगी। जी। लेकिन महानगरों की या स्मॉल टाउन की तुलना में भी जो जंगल, आदिवासी, जो सुदूर क्षेत्र जिन्हें हमें बोलते हैं, डिस्टेंट लैंड, उनकी परिस्थितियां थोड़ी पिछड़ी हुई थी। और इसको एक उपजाऊ भूमि भी किसी किसी विचारधारा के लिए वह बन जाती है। किसी का पिछड़ापन आखिरकार किसी के लिए एक सुयोग भी बनता है। और पिछड़ापन ऐसा था कि कई सारे दर्दनाक बातें हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग जो इसके आइडियोलॉग या इसके कमांडर टाइप के लोग थे, वो बल्कि एक ग्रुप का मुझे अगर नाम स्मरण हो तो उसे करीमनगर ग्रुप कहते हैं। तो ऐसी अनहाइजीनिक परिस्थितियां गांव में खाने की, रहने की, सोने की, दवाइयों की, कि उनकी जीवन आयु भी ज़्यादा नहीं होती थी। वो 50 की उम्र तक आते आते, मतलब पहली बार अगर कोई किसी बीमारी की चपेट में आ गया, वह टीबी हो सकती है, वह कोई एलर्जी हो सकती है, वह कोई किसी भी प्रकार की, कोई किडनी हो, कोई शुगर हो, कोई डायबिटिक कोई समस्या आ जाए, कोई हार्ट की कोई ट्रबल आ जाए, तो फिर वो उसको सीधे लेकर ही जाती थी, क्योंकि चिकित्सा की सुविधा भी नहीं थी और लोग दूर रहते थे, थोड़े छुप छुपा के रहते भी थे। बल्कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं
कि जब उनकी खोजी दस्ते जब जाते थे उन्हें ढूंढने के लिए, तो वो लोग तुरंत फुरत में अपना हाइड आउट बदलते थे, अपने स्थान बदल लेते थे। तो इनके पास कुछ चिन्ह ये ढूंढते थे जिससे मालूम पड़ जाए कि यहाँ 2 दिन पहले या 4 दिन पहले कोई आदमी उस तरह का रहा हुआ है। तो ऐसा भी मालूम पड़ा कई जगह कि इन्हें अगर एनासिन या सेरिडॉन या नोवल्जीन या क्रोसिन की कोई एक अगर कोई रैपर मिल जाए या एक बोरोलिन की एक ट्यूब मिल जाए, तो ये पुलिस दल जो है, खोजी दल, पुलिस हो या पैरामिलिट्री हो, वो श्योर हो जाते थे कि यहाँ ज़रूर कोई बाहरी आदमी आया हुआ है, क्योंकि मान्यता थी कि यहाँ के लोकल आदमी जो हैं ये बोरोलिन और क्रोसिन यूज़ करने के लायक नहीं है या इन्हें पता भी नहीं है। तो ये बड़ा दर्दनाक पहलू है वहाँ का। जी। तो आपके पास से जो एक चीज़ में समझ में आ रही है कि जो पिछले दिनों हम सुन रहे हैं कि भी 300 माओवादियों ने जो समर्पण कर दिया, फिर कुछ और ने कर दिया, ये पहले भी ये घटनाएं हुई हैं, तो निश्चय ही ये पहली बार जैसे आपसे पता लग रहा है, पिछले दिनों कुछ और मित्रों से भी पता लगा, और जो वास्तव में ठीक भी है कि वो जिस तरह का जीवन जीते हैं उन जंगलों में, जहाँ मेडिकल हेल्प नहीं है, वहाँ कोई दवाई नहीं है, अगर छोटी सी भी फूड भी नहीं है, खाना भी नहीं है, खाना भी बहुत अच्छा खाना नहीं, और अनहाइजीनिक जो है उनकी लिविंग है, और एक स्ट्रेस का इतना हाई लेवल है ऊपर से कि पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं। और आजकल तो और है कि पुलिस वाले नहीं, ड्रोन ढूंढ रहे हैं, है है ना, ऊपर से ड्रोन ढूंढ रहे हैं जिनका उनको मालूम भी नहीं पड़ा, पता भी नहीं लगता इतनी दूर से। नहीं, बीच में आपको टोकूं, जी जी। वो होता क्या था कि सरकार भी देखिए कई स्तर पे काम करती है। जी जी। तो किसी किसी एरिया को ये लोग जान करके छोड़ देते थे, ऐसा इंप्रेशन देते थे कि बाकी सब जगह निगरानी है, लेकिन इस ट्रायंगल में या इस चतुर्भुजाकार जो एरिया है जी, इसमें पुलिस घुसने में नाकाम है, या यहाँ इन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही है, यहाँ पर कोई विजिलेंस नहीं है, यहाँ कोई सर्वेलेंस नहीं है। कई बार तो इनके सम्मेलन वगैरह को वो लोग इनडायरेक्टली, स्पॉन्सर नहीं कहूँगा, लेकिन फैसिलिटेट करते थे। और होता क्या था कि ये सारे लोग एक छोटे से एरिया में कॉन्सेंट्रेट कर जाते थे और दे वेर ईजी प्रे। वहाँ पर उन पर हमला करना या उन पर कार्रवाई करना या उनको पकड़ना आसान होता था। और जब तक ये पूरा खेल उन्हें समझ में आता कि ये एरिया इन्होंने जान के छोड़ा हुआ था, ऐसा नहीं था कि पुलिस वहाँ आ नहीं सकती थी या सर्वेलेंस लग नहीं सकता था। और ये वो शुरुआती मोबाइल के आने के बाद भी मोबाइल उतना पॉपुलर नहीं हुआ था, मोबाइल टावर वगैरह थे नहीं, उनके पास कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे। इनफैक्ट कुछ लोग स्ट्रेटेजिकली भी इसको यूज़ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि एक संदेह उनके मन में था कि अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं तो आप ट्रेस हो जाओगे कहीं न कहीं से। अच्छा, एक बात और बताइए विजय भाई कि ये जो कहा जाता है कि ये स्वयं प्रेरित लोग थे, या इन्हें कुछ लोगों ने जो कि बहुत ही एक्सपर्ट और साइकोलॉजिकली इनेबल्ड, जिसको कहते हैं कि रिंग लीडर थे, उन्होंने इन लोगों को उस रास्ते पे धकेला। एक अंधी गली थी है, और एक ये कि इतने स्ट्रेस की कंडीशन में खाने पीने का हिसाब नहीं, सोने धोने का विश्वास नहीं, तो वो उनकी, जैसे आपने बताया कि वो अधिक से अधिक 50 साल की उम्र में वो चले जाएंगे। अगर 20 साल में शुरू किए तो 50 एरिस में, और अगर उनका एनकाउंटर कहीं पहले हो गया तो पहले भी जा सकते हैं। तो ये जो एक मेडिकल इशू है, इसकी जो बात है, तो उसमें जरा सा आप और उसके अंदर इसमें प्रकाश डालें। देखिए, ये हिंदुस्तान के जो ठीक ठाक शहर होते थे आज से 25-30 बरस पहले, वहाँ पे भी जो ज़्यादातर क्राउड आता था वो फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ ग्रुप का नहीं होता था, और 20-22 बरस की लगभग ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो नौसाक्षर टाइप के फर्स्ट जनरेशन लिटरेट होते थे। तो उनके सामने अगर कोई इस तरह की समानता की और ईमानदारी की और समुचित बंटवारे की और स्त्री शिक्षा की और रोग मुक्त भारत की और भ्रष्टाचार निरोध की
बातें करेगा तो मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चे आज भी उसके चक्कर में, उसके फेरे में, क्योंकि देखिए आपका मानसिक विकास तो एक फेजेस में होता है, डेवलपमेंटल डिफरेंट स्टेज में वो होता है। आज हो सकता है कि इन वादों की जो सीन थी, जो चमक थी, थोड़ी धुंधली पड़ गई हो, लेकिन और आदमी तो अपने अनुभव से सीखता है। तो 20-22 वर्ष के लड़के लड़कियां, उनका कोई अनुभव तो होता नहीं है, और उसके नाम पर एक वर्ड है ना, प्रोपागंडा। तो ये लोग कई तरह की लिटरेचर, फिल्में उन्हें दिखाते हैं, और छोटी छोटी फिल्म सोसाइटी होती थी, वहाँ इस तरह की फिल्में, कुछ निषिद्ध फिल्में भी आती थी, और ग्लोरीफाई करके, जैसे ये खाली मार्क्स और लेनिन और एंगल्स तक की बात नहीं है, ये छोटे छोटे लैटिन अमेरिका के मुल्कों के बारे में, ये डॉक्टर चे मतलब चे गेवारा के बारे में, या कई तरह की कहानी, और उसका वो एक जंगी स्वरूप, वो एक टोपी पहने हुए हैं, एक हाथ में सिगरेट है, दूसरे हाथ में एक राइफल ली हुई है, मोटरसाइकिल डायरीज। आप बताइए, कोई बच्चा अगर मोटरसाइकिल डायरीज देखेगा या पढ़ेगा तो 25 बरस की उम्र में तो वो तो एक बार तो पागल भांवरा हो ही जाएगा। सही आपने बताया विजय भाई। तो माओवाद की ट्रेनिंग और उसके अंदर उसको समझने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए आप गए, आपने बहुत सारी चीज़ें शेयर की जो कि जनरली अखबारों में जो इस बारे में आ रहा है उसमें बहुत सारी कम आ नहीं रही हैं। शायद क्योंकि आज भी ऐसा लगता है कि मीडिया पे एक पर्टिकुलर मार्क्सिस्टों का कंट्रोल है, वो इस आग को आज भी जलाए रखना चाहते हैं। इस तरह की कोई भी सूचना जो कि उनकी क्रांति को धूमिल करे, देना नहीं चाहते। तो विजय भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे बात 25 में इसी तरह की किसी बातचीत के लिए। धन्यवाद।